तो आज भी पंक्चुएशन को हम मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। देखिए लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे अपॉस्ट्रॉफी के ऊपर, और उससे पहले जो एंड पॉइंट्स हैं 3 उसके ऊपर हमने बात की, जिसमें फुल स्टॉप या पीरियड और डॉट कलर्स भी उसके लिए इस्तेमाल हुआ, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेटिव मार्क, सवालिया निशान। इन 3 के ऊपर जो है ना वो लास्ट टाइम हमने बात की थी। फिर उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी के हवाले से भी बात होगी, उसके यूजेज कि किन किन सिचुएशन में हम अपॉस्ट्रॉफी को जो है वो इस्तेमाल किया करते हैं, वो भी हमने बात की। और उसमें आपने देखा कि अपॉस्ट्रॉफी जो है वो जो आम तौर पर हमारा कॉन्सेप्ट है कि पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, नॉर्मली यही है, लेकिन उसके साथ साथ आपने देखा कि वो जो अपॉस्ट्रॉफी है वो लेटर्स और डिजिट्स की प्लूरल अगर हमने बनानी है तो भी अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करते हैं। लेटर्स और डिजिट्स की ओमिशन शो करनी है तो भी हम अपॉस्ट्रॉफी इस्तेमाल करते हैं। ये लास्ट टाइम हमने तमाम तर बात की थी। आज हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कॉमा के ऊपर। कॉमा के ऊपर जो है ना वो हम बात करेंगे। देखिए कॉमा डिनोट्स अ स्लाइट पॉज, अ स्लाइट पॉज, एक हल्का सा वक्फा है। कॉमा जो है स्लाइट पॉज को शो कर रहा है, एक हल्के से ब्रेक को, हल्के से वक्फे को जो है ना वो शो कर रहा है, जो हमारी गुफ्तगू के अंदर आता है। और आप ये देखिए, एक बात और भी ज़हन में रखें, ये असल में पंक्चुएशन जो है हमारी गुफ्तगू है, जो कि गुफ्तगू के जो मुख्तलिफ लहजे हैं, बात करने के जो मुख्तलिफ लहजे हैं, कभी हम मतलब सवालिया अंदाज में बात करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कभी हैरत का इजहार हो जाता है, कभी गुस्सा आ रहा होता है, कभी नॉर्मल बोल रहे होते हैं। तो इन मुख्तलिफ मूड्स को जो है ना और इन मुख्तलिफ जो सिचुएशंस हैं उनको कन्वे करने के लिए ये पंक्चुएशन का इस्तेमाल होता है। असल बात जो है ना वही है। तो अब यहाँ पर आप देखें स्लाइट पॉज जो हमारी गुफ्तगू में आता है, उसको जो है ना वो हम देखेंगे कि वो स्लाइट पॉज कहाँ कहाँ आता है। ये हमने एक्चुअली समझने की बात है कि गुफ्तगू के अंदर वो स्लाइट पॉज कहाँ कहाँ आता है और कहाँ हमने ये कॉमा जो है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब उसके अंदर आप ये देखें, इन द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट, इन द आइटम्स ऑफ अ लिस्ट, कि कोई एक लिस्ट है, उस लिस्ट के जो आइटम्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो है ये कॉमा इस्तेमाल करेंगे। देखिए मिसाल के तौर पर लिस्ट जो है वो नाउन्स के हवाले से भी हो सकती है, वर्ब्स के हवाले से भी, मतलब किसी एक सेंटेंस के अंदर हम नाउन्स की लिस्ट दें, और या किसी सेंटेंस के अंदर कुछ फ्रेजेस आ गई हैं, उनकी हम लिस्ट 2, 3, 4 फ्रेजेस जो है ना वो हमें इस्तेमाल करना पड़ गई हैं, या मतलब बाज़ औक़ात क्लॉजेस के दरमियान भी एक पॉज देने के लिए ये कॉमा जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आप ये देखें, मिसाल के तौर पर अगर हम मतलब लिस्ट की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि yesterday I bought some furniture. A writing desk, a chair, and a book rack. A writing desk, a chair and a book rack. अब यहाँ पर गौर करें कि आपने कहा कि yesterday I bought some furniture, कुछ फर्नीचर खरीदा। अब आगे आपने उस फर्नीचर की लिस्ट दी है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल थी।
तीन चीज़ें उसके अंदर शामिल थी। अ राइटिंग डेस्क, सॉरी बेटा ये DESK, अ राइटिंग डेस्क, अ चेयर एंड अ बुक रैक, ये तीन चीज़ें। अब आप ये देखें, आपने राइटिंग डेस्क के बाद कॉमा इस्तेमाल किया, चेयर एंड अ बुक रैक, आखिरी जो दो आइटम्स हैं उनके दरमियान एंड कलर्स जो है ना वो आपने इस्तेमाल कर। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ एक जगह हमें कॉमा इस्तेमाल करना पड़ा। इसी तरह अगर हमारे पास लिस्ट जो है ना वो तवील हो जाती है, लिस्ट हमारे पास यहाँ तो 3 आइटम्स है ना, 5 आइटम्स जो है ना वो आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि आई नीड टू पेंसिल्स, a sharpener, a razor, a compass, and a ruler. For my drawing activity. अब देखिए, I need 2 pencils, a sharpener, a razor, a compass and a ruler for my drawing activity. अब यहाँ पर देखें, आपने लिस्ट बताई है, 2 pencils, a sharpener, a razor, a compass, a ruler. अब देखें, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास 5 आइटम्स हैं। 2 पेंसिल्स के बाद कॉमा इस्तेमाल होगा, और शार्पनर के बाद कॉमा इस्तेमाल होगा, और रेजर के बाद जो है कॉमा इस्तेमाल किया गया, फिर अ कंपस एंड अ रूलर, आखिरी जो 2 आइटम्स हैं उनके दरमियान हमने एंड कलर्स कंजंक्शन के तौर पर जो है वो इस्तेमाल किया है, यहाँ कॉमा इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, ये तो आ गई मतलब नाउन्स की लिस्ट, आपने यहाँ पर जो है ना वो इस्तेमाल कर ली। हर आइटम के बाद आप एक कॉमा जो है वो इस्तेमाल करते गए, आखिरी 2 आइटम्स के दरमियान आपने कॉमा की बजाय कंजंक्शन एंड जो है ना ये इस्तेमाल कर दिया। इसी तरह आप देखें कि ये जो लिस्ट है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन्स की हो सकती, ये लिस्ट जो है वर्ब्स की भी हो सकती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर जो है कि I entered the room, switched on the light, searched for my diary and started writing. अब यहां पर आप देखें, I entered the room, entered the room, इसके बाद आपने कॉमा लगाया, switched on the light, switched on the light, light on की, searched for my diary, डायरी ढूंढी, and started writing, और लिखना शुरू कर दिया। अब देखें, यहाँ पर करें, entered एक एक्टिविटी है, switched on the light दूसरी एक्टिविटी है, searched for my diary एक और है, और started writing एक और एक्टिविटी। अब यहाँ पर देखें कि 4 एक्टिविटीज़ हैं। पहली एक्टिविटी के बाद आपने कॉमा लगाया, entered the room। दूसरा जो आपने एक्शन परफॉर्म किया, स्विच्ड ऑन द लाइट, इसके बाद आपने कॉमा इस्तेमाल किया, फिर सर्च्ड फॉर माय डायरी एंड स्टार्टेड राइटिंग, आखिरी जो 2 आइटम्स हैं उनके दरमियान कॉमा की बजाय वहाँ एक बार फिर आपने कंजंक्शन एंड इस्तेमाल कर।
तो एक तो ये है कॉमा का इस्तेमाल कि जब हम किसी लिस्ट के आइटम्स की बात करते हैं तो आइटम्स के हर आइटम के बाद हम कॉमा इस्तेमाल करते चले जाते हैं और आखिरी दो आइटम्स के दरमियान हम एंड लगाकर उनको जोड़ दिया करते हैं। तो चूँकि हर आइटम के बाद हमने एक हल्का सा पॉज देना होता है, स्लाइट पॉज देना होता है आम गुफ्तगू के अंदर भी, तो लिहाजा वहाँ पे कॉमा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, फिर आप ये देखें, फिर आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं आफ्टर द नाउन्स यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन और इवन पर्सन्स जमा भी हो सकती है। मतलब किसी को एड्रेस करने के लिए, मुखातिब करने के लिए आप कोई भी नाउन इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन, किसी पर्सन को एड्रेस करने के लिए आप कोई भी मतलब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप कहते हैं सपोज माय फ्रेंड्स कॉम, आई एम नॉट रेडी टू गो विथ यू एट प्रेजेंट। अब देखें, माई फ्रेंड्स मुखातिब किया भी दोस्तों, मैं फ़िलहाल आपके साथ जाने को तैयार नहीं। अब जब आपने किसी को एड्रेस किया तो उसके बाद आप जो है ना वो कॉमा इस्तेमाल करें। देखिए, आपने फर्स्ट ईयर के अंदर लेटर्स, एप्लीकेशंस वगैरह जो है ना वो लिखी, गौर करें ज़रा। उन लेटर्स और एप्लीकेशन के अंदर जब आप मुखातिब करते हैं ना, जिसको लेटर लिख रहे हैं, आपके लिखते हैं माई डियर ब्रदर, माई डियर असलम, आप उसका नाम लिखें या उसका जो रिलेशन शो करने वाला वर्ड है वो लिखें, तो आप उसके बाद कॉमा इस्तेमाल कर दें। देखिए, आप कहते हैं डियर ब्रदर, इसके बाद आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, या आप लिखते हैं डियर असगर, आप इसके बाद कॉमा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इस लफ्ज़ से आप किसी को मुखातिब कर रहे हैं। जब आप किसी को मुखातिब कर रहे होते हैं, किसी को एड्रेस कर रहे होते हैं, तो आप ज़हन में रखें उस एड्रेस के बाद आपने एक कॉमा जो है वो इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाकी स्पीच से उसको आपने सेपरेट करना है। उस सेपरेशन के लिए आपको दरमियान में स्लाइट पॉज, स्लाइट ब्रेक जो है ना वो चाहिए। स्लाइट पॉज या स्लाइट ब्रेक जो है ना वो चाहिए, वो आप जो है ना ये काम कर रहे हैं। तो ये आफ्टर द नाउन्स यूज्ड टू एड्रेस अ पर्सन और पर्सन्स, कि वो नाउन जो हम किसी को एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद हमें जो है वो कॉमा इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, फिर आप ये देखें कि फिर हम इस कॉमा को इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट a reporting speech from the reported one. To separate a reporting speech from the reported one. के मिसाल के तौर पर आपने मैट्रिक के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन वगैरह जो है ना वो की होगी। उसके अंदर आप ये देखें, डायरेक्ट स्पीच में आप जो सेंटेंस लिखते हैं उसमें एक है रिपोर्टिंग स्पीच और एक है रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर आप देखें रिपोर्टिंग स्पीच, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई सेड टू हिम। अब आई सेड टू हिम के बाद कॉमा इस्तेमाल करेंगे। आगे रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच के यू शुड बी रेडी फॉर द टेस्ट दिस वीक। यू शुड बी रेडी फॉर द टेस्ट दिस वीक। अब यहाँ पर आप देखो, आई सेड टू हिम, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, ये सारी यहाँ तक आई सेड टू हिम ये रिपोर्टिंग स्पीच है।
आपने इसको रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उससे सेपरेट करना है, तो आपने इसके बाद जो है ना वो कॉमा इस्तेमाल किया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात और देखें, आपकी जो बुक 1 है, ख़ासतौर पर बुक 1, और उसके अंदर बहुत सारे लेसन्स ऐसे हैं जिनके अंदर डायलॉग्स की सूरत दी गई। वेरी फर्स्ट चैप्टर बड़ा बहुत ज़्यादा उसकी एग्जांपल बनता है, नॉमा और उसका जो शोहर है आर्थर ल्यूइस, तो उनके दरमियान जो डायलॉग्स हैं, या मिस्टर स्टीवर्ट वहाँ पे आ जाता है, उनके दरमियान ये सारे डायलॉग की फॉर्म में हैं, आप देखें। और इसके अंदर जितने भी डायलॉग्स आते हैं वो यही तो है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच है। अच्छा, अब आप बेटा ज़रा गौर करें इसके ऊपर कि ये जो रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच का इस्तेमाल है, इसकी सेंटेंस के अंदर जो तरतीब या इसकी सेंटेंस के अंदर जो अरेंजमेंट कहें या लोकेशन कहें वो मुख्तलिफ होती है। जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा हुआ है, आई सेड टू हिम यू शुड बी रेडी फॉर द टेस्ट दिस वीक। इसके अंदर आई सेड टू हिम ये पहले आ गया, ये रिपोर्टिंग स्पीच स्टार्ट में आ गई है। अब आपने इसके बाद कॉमा इस्तेमाल किया। अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में चली जाए, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाए और रिपोर्टिंग स्पीच बाद में चली जाए, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, हम रिपोर्टेड स्पीच पहले लिख लेते हैं कि मिसाल के तौर पर माइट be he shrugged, हो सकता है he shrugged, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। ये कहीं आपकी बुक 1 के लेसन नंबर 1 बटन के अंदर है। अब यहाँ पर आप देखें, ये he shrugged जो है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच, he shrugged, ये है रिपोर्टिंग स्पीच आपकी। ये जो माइट बी दो अल्फाज उसने बोले हैं, ये रिपोर्टेड हो सकता है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें, गौर करें, यहाँ पर जो कॉमा इस्तेमाल किया गया है वो इस रिपोर्टेड स्पीच के बाद, देखिए हमने असल पॉइंट लिखा था टू सेपरेट अ रिपोर्टिंग स्पीच फ्रॉम द रिपोर्टेड वन, कि रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड के दरमियान सेपरेशन के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करें। अच्छा, इस सूरत में आप देखिए हम कॉमा इस्तेमाल कर रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच के बाद, और आप ये भी ज़रा गौर करें, ये जो कॉमा इस्तेमाल हुआ है ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर नहीं। अगर कहीं पंक्चुएशन में आप इसको यूँ लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर माइट बी आप लिख देते हैं, कॉमास आपने यहाँ क्लोज कर दिए, और फिर आप यहाँ पे कॉमा लगाकर ही श्रग्ड आगे यूँ लिख देते हैं, तो आप बेटा ये जहन में रखें, ये जो पंक्चुएशन है ये गलत है, ये पंक्चुएशन का अंदाज जो है ना ये बिल्कुल गलत है। ये अच्छी तरह जहन में रखें कि इस सूरत में जब रिपोर्टिंग स्पीच बाद में चली गई है, रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गई है, तो उस सूरत में ये जो कॉमा होगा ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के साथ होगा। अच्छी तरह जहन में रखें। अच्छा, एक तो ये दो अंदाज तो ये हो गई, रिपोर्टिंग स्पीच या तो स्टार्ट में है या रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल एंड पे, एक सिचुएशन जो है ना वो तो ये। फिर आप ये देखें, बाज़ वक़्त ये होता है कि ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो सेंटेंस के दरमियान में भी आ जाती है। सेंटेंस अभी हमने कंप्लीट नहीं किया, दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना वो यूज़ कर लेते हैं, तो उस सूरत में अंदाज देखें, उस सूरत में लिखने का अंदाज जो है वो और करें कि it could be anyone. Said he. We only guarantee that you don't know them. It could be anyone, कोई भी हो सकता है।
ये मिस्टर स्टीवर्ट के बोले हुए अल्फाज हैं। ये जो अगर आप गौर करेंगे अपनी बुक के अंदर, तो जहाँ पे वो अगले दिन 5 बजे नॉर्मा टेलीफोन कर देती है, तो वो टेलीफोनिक डिस्कशन के ऊपर इस तरह की लाइन्स आई। वो जो टेलीफोनिक डिस्कशन, उस टेलीफोनिक डिस्कशन के ऊपर इस तरह की लाइन्स आई हैं। इट कुड बी एनीवन, सेड ही, वी ओनली गारंटी दैट यू डोंट नो देम। अच्छा, अब यहाँ पर आप गौर करें, इट कुड बी एनीवन के बाद कॉमा लगा, सेड ही दरमियान में आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर वी ओनली गारंटी, ये तो सेंटेंस भी ना आया, तो फिर यहाँ सेड ही के बाद हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल की। ये फिर देखें, सिचुएशन देखें कि ये भी रिपोर्टेड स्पीच है और ये भी रिपोर्टेड स्पीच है, एक ही बंदे के बोले हुए अल्फाज हैं। दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच आ गई हुई है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच से पहले का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट सेंटेंस है और उसके बाद का जो पोर्शन है वो भी एक कंप्लीट सेंटेंस है। ऐसी सूरत में हमने क्या किया है, पंक्चुएशन के हवाले से ज़रा गौर करें, समझें इसको, कि ऐसी सूरत में हमने पहली जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके बाद हमने कॉमा इस्तेमाल किया, फिर इन्वर्टेड कॉमाज इस्तेमाल किए, फिर रिपोर्टिंग स्पीच के बाद यहाँ पे डॉट इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे फुल स्टॉप इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये ज़हन में रखिए, ये डॉट है, डॉट। मैं इस डॉट को बड़ा कर देता हूँ, अच्छी तरह से आप इसको ज़हन में रखें, ये फुल स्टॉप है। फिर आप आगे वी ओनली गारंटी दैट यू डोंट नो देम, नया सेंटेंस। अगर तो वो सेंटेंस भी सेम हो पहले और बाद में, अगर तो पहले और बाद में सेंटेंस भी सेम हो, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखते हैं कि I have to be very careful I said in this kind of matter। अब गौर करें, पूरा सेंटेंस है आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ मैटर, ये पूरा सेंटेंस ये आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ मैटर, ये पूरा सेंटेंस जो है ना वो ये। अब दरमियान में आई सेड जो है ना, ये दरमियान में आ गया। अब जरा कॉमा का इस्तेमाल देखो, जो पहली रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला पोर्शन है उसके बाद हमने कॉमा इस्तेमाल किया, आई हैव टू बी वेरी केयरफुल के बाद कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज हुए, आई सेड के बाद फिर कॉमा। यहाँ अब डॉट नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी वो पहला सेंटेंस कंटिन्यू कर रहा है और ये दरमियान में है। ऐसी सूरत में हम यहाँ आई सेड के बाद कॉमा इस्तेमाल करेंगे और फिर उस सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन दिस काइंड ऑफ मैटर। अब हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ये ज़रा कॉमा का फ़र्क जो है ना वो इस सूरत में देखें जब ये रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में आ रही है। फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें कि एक सिचुएशन ये है कि रिपोर्टिंग स्पीच दरमियान में है, उससे पहले भी कंप्लीट सेंटेंस है, उसके बाद भी सेंटेंस कंप्लीट है। तो उस सूरत में क्या होगा कि जो पहले रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला पोर्शन है उसके बाद हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर लेने के बाद रिपोर्टिंग स्पीच के बाद डॉट लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास शुरू करेंगे कैपिटल लेटर से, अगला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का लिखकर फिर जो भी पंक्चुएशन मार्क लगाना है वो लगाकर कॉमास क्लोज कर देंगे। और दूसरी सिचुएशन ये है कि यहाँ पर तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दो अलग अलग सेंटेंसेस, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, अब दूसरी सिचुएशन में रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सेंटेंस एक है और उस एक सेंटेंस को दरमियान में ब्रेक किया गया और सेंटेंस है आई हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ मैटर। अब इस सेंटेंस को दरमियान में हमने ब्रेक किया। अब ऐसी सूरत में आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, रिपोर्टेड स्पीच का ये जो पहला पोर्शन है इसके बाद आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच इस्तेमाल करके, इसके बाद फिर कॉमा होगा, यहाँ फुल स्टॉप गलत हो जाएगा, यहाँ फिर कॉमा लगाएंगे और फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस का जो बकिया पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, उसको हम आगे लिख देंगे इन दिस काइंड ऑफ मैटर।
और ये भी स्मॉल होगा क्योंकि अभी वही सेंटेंस कंटिन्यू कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पर इसको स्मॉल लेटर से ही, क्योंकि पिछला सेंटेंस अभी कंटिन्यू कर रहा है, न्यू सेंटेंस नहीं है, तो उसको हम लेके आएंगे फुल स्टॉप, फिर एंड पे जो भी पंक्चुएशन मार्क पूरे सेंटेंस की मुनासिबत से लगना है वो लगाकर कॉमास क्लोज करें। तो ये चीज़ कि जब हम मतलब रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच को सेपरेट कर रहे होते हैं, तो ये जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं वो भी जहन के अंदर रहनी चाहिए, और सेंटेंस को आप सही तौर पर इवेल्युएट करें कि क्या आपका सेंटेंस उस तरह है, उस सही तौर पर उसको पंक्चुएट किया गया है। अच्छा, अब देखें हम कॉमा का एक और इस्तेमाल देखते हैं, कॉमा का एक और इस्तेमाल देखते हैं। उसके अंदर आप ये देखें कि टू सेपरेट अ डिफाइनिंग क्लॉज फ्रॉम सॉरी, इसको एक और अंदाज में हमें लिखना चाहिए। टू सेपरेट, इस पॉइंट को हम एक और अंदाज में लिखते हैं। To separate a non-defining clause. To separate a non-defining clause. इसको इस अंदाज में जो है वो हम लिखते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या है। ये जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है ये पहले हम समझेंगे ये क्या है। अगर ये कोई नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है तो कोई डिफाइनिंग क्लॉज भी होगी। अब ये देखें, क्लॉजेस इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो क्लॉजेस हुआ करती हैं उसको अगर हम देखें तो उसके टाइप्स के अंदर, कैटेगरीज के अंदर एक क्लॉज की टाइप है एडजेक्टिव क्लॉज। ज़रा इसके ऊपर हम बात कर लें ताकि पॉइंट हमारा सही तरह से सामने आ जाए। देखो बेटा, एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव तो आप जानते हैं दैट डिफाइंस अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करेगा। इस तरह से जो एडजेक्टिव क्लॉज होगी वो भी किसी नाउन या प्रोनाउन को ही डिफाइन करेगी, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देगी। लेकिन ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है ये दो तरह की होती है। एडजेक्टिव जो है वो एक तो डिफाइनिंग क्लॉज होती है और एक नॉन डिफाइनिंग होती है। एडजेक्टिव दो तरह की होती है। अब यहां पर देखें, जो डिफाइनिंग क्लॉज गिव्स डेफिनेट इंफॉर्मेशन necessary to make the noun specific. Definite information to make the noun, necessary to make the noun specific. यानी ये जो डिफाइनिंग क्लॉज के अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी ना वो उस नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब जैसे मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं द पेन दैट आई बॉट लास्ट वीक works very well.
द पेन दैट आई बॉट लास्ट वीक वर्क्स वेरी वेल। अच्छा, अब जरा यहाँ गौर करें, ये जो है ना दैट आई बॉट लास्ट वीक, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। गौर करें, ये इस पेन को डिफाइन कर रही है। पेन चूंकि नाउन है, उस नाउन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। पहली बात तो ये, क्योंकि ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। लेकिन अगर आप जरा थोड़ा सा गौर करें कि द पेन दैट आई बॉट लास्ट वीक, वो पेन जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था, अगर हम इसको दैट आई बॉट को हटा देते हैं, द पेन इज वर्किंग, द पेन वर्क्स वेरी वेल, अब हमें नहीं पता कि हम किस पेन की बात करें। अगर दरमियान से दैट आई बॉट लास्ट वीक को अगर हम रिमूव कर देते, हटा देते, हम कहते हैं द पेन वर्क्स वेरी वेल, काम, वो पेन जो है ना वो बहुत अच्छा काम करता है। भाई कौन सा पेन, कोई नहीं पता। दैट आई बॉट लास्ट वीक, वो जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था, अब हमें वो डेफिनेट हो गया कि हाँ ये वाला, कोई सा भी नहीं। अब यहां पर देखिए, ये जो क्लॉज है ये इसको कहेंगे डिफाइनिंग क्लॉज। ये डिफाइनिंग है, ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रही है टू मेक द नाउन डेफिनेट, उस नाउन को डेफिनेट बनाने के लिए। अगर ये क्लॉज यहां से रिमूव कर दें तो हमारा जो नाउन है वो डेफिनेट नहीं रहता, वो मतलब कोई कॉमन सा हो जाता, कोई नहीं पता कौन सा, किसकी हम बात करें। तो इसको कहते हैं डिफाइनिंग क्लॉज। तो हम जो कॉमा के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसको अब जरा समझें कि ये जो डिफाइनिंग क्लॉज है इसको कभी भी हम कॉमा के जरिए सेपरेट नहीं करेंगे। जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है ना उसको हम सेपरेट करेंगे। अब आते हैं नॉन डिफाइनिंग क्लॉज की तरफ कि वो क्या है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज जो है ना कि वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, नेसेसरी। फिर सुन लें, डिफाइनिंग क्लॉज नेसेसरी इंफॉर्मेशन दे रही है, लिहाजा हम उसको सेपरेट नहीं करेंगे कॉमा के जरिए। जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, नेसेसरी। वो अगर ना भी हो तो वो जो जिस भी नाउन के बारे में होगा वो फिर भी डेफिनेट रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं, देखो लियाकत अली खान who was the first prime minister was shot in Rawalpindi। लियाकत अली खान who was the first prime minister, कि लियाकत अली खान who was the first prime minister। देखें, अगर who was the first prime minister नाम भी लिखें तो भी हम लियाकत अली खान की बात कर रहे हैं। लियाकत अली खान was shot इन रावलपिंडी, के उन्हें रावलपिंडी में गोली मार दी गई, वो तो ऑलरेडी डेफिनेट है ना। इसी तरह मिसाल के तौर पर जो है हम सेंटेंस लिखते हैं, विलियम शेक्सपियर who wrote excellent plays in his lifetime, died in 1616 AD। William Shakespeare, who wrote excellent plays in his lifetime, died in 1616। अब यहाँ पर आप गौर करें, ये जो है who wrote excellent plays in his lifetime, ये अगर हम नाम भी लिखें तो बात तो फिर भी विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है कि विलियम शेक्सपियर डाइड इन 1616। ये तो नहीं है कि ये हम लिखेंगे तो फिर हमें कंफर्म होगा कि इस विलियम शेक्सपियर की बात हो रही है, और किसी की भी नहीं। जब वो तो कॉमन नाउन ही नहीं है, वो तो प्रॉपर नाउन है।
आमतौर पर आप देखें ये जो क्लॉज है, हु रोट एक्सीलेंट प्लेज इन हिज लाइफ टाइम, ये वाली क्लॉज जो है ना, ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। तो ये जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज होती है बाज़ औक़ात, इसको मतलब हम सेपरेट करने के लिए इससे पहले और बाद में कॉमा इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखें, विलियम शेक्सपियर के बाद हमने कॉमा इस्तेमाल किया, और जहाँ ये क्लॉज एंड हुई इन हिज लाइफ टाइम, तो उसके बाद हमने कॉमा इस्तेमाल किया, और फिर उसको जो है ना वो पहली जो क्लॉज थी विलियम शेक्सपियर, उसको कंप्लीट कर लिया। असल है विलियम शेक्सपियर डाइड इन 1660। उस क्लॉज को दरमियान में लिखें या ना लिखें, दोनों सूरतों में एक ही पर्सन की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो होती है ना, ये नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। तो एक तो ये चीज़ जो है ना वो ज़हन में रखें कि नॉन डिफाइनिंग क्लॉज को सेपरेट करने के लिए उससे पहले और बाद में कॉमा इस्तेमाल किया जाएगा, और जो डिफाइनिंग क्लॉज है उसको सेपरेट किया ही नहीं जाता, वो तो नेसेसरी है। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज तो एक्स्ट्रा है। ये फ़र्क जो है ना वो ज़हन में रखें। अच्छा, फिर आप ये देखें, कॉमा हम इस्तेमाल करते हैं एक ऐसी क्लॉज को सेपरेट करने के लिए जो हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। अब वो डिफाइनिंग है, अब वो डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग का उसका मसला नहीं है, वो कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं होती। बाज़ औक़ात वो ऐसी क्लॉज होती है जो इनडायरेक्टली लिंक रखती हो, लेकिन डायरेक्ट लिंक उसका जो है ना वो नहीं होता। मिसाल के तौर पर देखो, आप कहते हो if you feel that I'm not interested which is actually not the case, you can exclude me from the pen. If you feel that I'm not interested, गौर करें, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, which is actually not the case, जो कि हकीकत में ऐसा सिचुएशन है नहीं, which is actually not the case, जो हकीकत में ऐसे सिचुएशन है नहीं, तो you can exclude me from the panel, तुम मुझे इस पैनल से निकलवा दो, खारिज करवा दो, खारिज करता हूं। तो अब इस सिचुएशन में आप देखें, ये जो दरमियान में which is actually not the case, ये कोई एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली लिंक रखती है सिचुएशन के ऊपर, एक कमेंट है, एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, या वो जो इर्द गिर्द की सिचुएशन है उसके ऊपर एक कमेंट है, रिमार्क है, और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट भी नहीं है। ऐसी सूरत में आप देखें, हम इससे पहले और बाद में इस क्लॉज को भी हम सेपरेट कर देंगे, इससे पहले और बाद में कॉमा इस्तेमाल करेंगे। तो एक तो ये पॉइंट भी अच्छी तरह से जो है ना वो आपके ज़हन में रहना चाहिए। ये इफ़ यू फील दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड विच इज़ एक्चुअली नॉट द केस, यू कैन एक्सक्लूड मी फ्रॉम द पैनल। तो ये चीज़ भी आप ज़हन में रखें कि कोई ऐसी क्लॉज जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, हम उसको सेपरेट कर देते हैं कॉमास के ज़रिए से। एक तो वो एडजेक्टिव वाली नॉन डिफाइनिंग क्लॉज, वो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही होती है, या उससे हट के कोई सी भी ऐसी क्लॉज जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है, उसको हम सेपरेट कर देंगे कॉमा के ज़रिए से। अच्छा, फिर आप ये देखें, हम मतलब टू सेपरेट a noun or a noun phrase in apposition
इसको जरा समझिए, इन एपोजिशन, अपोजिशन नहीं है, ओ नहीं है, सीजन में रखिए, ए है ये। इन एपोजिशन कोई नाउन या नाउन फ्रेज जो एपोजिटरी अंदाज में इस्तेमाल हो रहा है, इन एपोजिशन इस्तेमाल हो रहा है, उसको सेपरेट करने के लिए उससे पहले और बाद में कॉमा। अच्छा, अब ये देखो कि ये इन एपोजिशन क्या है, नाउन या नाउन फ्रेज इन एपोजिशन क्या मतलब होता है, एपोजिटरी ये जो एप्लीकेशन है ये कैसे होती है, एपोजिटरी एप्लीकेशन जो है ना ये कैसे होती है, जरा इसको थोड़ा सा समझें। अब ये देखो एपोजिटरी एप्लीकेशन, उसके अंदर ये होता है, ये होती है वजाहत, पहले जो नाउन आ चुकी है उसकी वजाहत, उसकी वजाहत में कोई हम लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं, कोई एडजेक्टिव, कोई नाउन या उस जैसा कोई और लफ्ज। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये गौर करें, अभी ये जो हमने नॉन डिफाइनिंग क्लॉज लिखी थी उसके अंदर हम मतलब क्लॉज की बजाय एक नाउन या नाउन फ्रेज इस्तेमाल कर देते हैं। हम फिर लिखते हैं, लियाकत अली खान की जो हमने अभी एग्जांपल लिखी थी हम उसको दोबारा लिखते हैं। देखो बेटा एक और अंदाज में, लियाकत अली खान, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर was shot in रावलपिंडी। अब यहां पर गौर करो, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, अब ये क्लॉज नहीं एक फ्रेज है, और ये इसने लियाकत अली खान के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी कि वो क्या, लियाकत अली खान के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है। अब इसको, ये है इन एपोजिशन टू लियाकत अली खान, ये एपोजिटरी फ्रेज है। इस एपोजिटरी फ्रेज को हम सेपरेट करेंगे कॉमा के जरिए से, इस एपोजिटरी फ्रेज को कॉमा के जरिए जो है ना वो सेपरेट कर देंगे। इसी तरह से मोहसिन हामिद, a modern novelist is attracting my attention these days. Mohsin Hamid, a modern novelist, is attracting my attention these days. अब ये देखें, हमने एक नाउन लिखा, प्रॉपर नाउन है जो भी है, मोहसिन हामिद, हमने इसकी वजाहत कर दी कि ये है कौन, अ मॉडर्न नॉवेलिस्ट, ये एक मॉडर्न नॉवेलिस्ट है। इसका वजाहती फ्रेज है, ये जो वजाहती फ्रेज है ना इसको कहते हैं अ फ्रेज इन एपोजिशन या एपोजिटरी फ्रेज, इसको एपोजिटरी फ्रेज कहा जाता है या अ फ्रेज इन एपोजिशन इसे कहा जाता है। अब ये जो एपोजिटरी फ्रेज है या अ फ्रेज इन एपोजिशन जो है, इसको हम मतलब कॉमा के जरिए सेपरेट कर देंगे, कॉमा के जरिए जो है ना इसको सेपरेट कर देंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, कोई और हम एग्जांपल जो है ना वो ले लेते हैं। आपकी मिसाल तौर पर जो है ना वो जो केमिस्ट्री है, मैं कोशिश करता हूँ। अब देखें, आप लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, baking powder is used in many eatables. अब देखिए, पहले आपने एक चीज का जो एक केमिकल नेम है आपने वो लिखा सोडियम बाइकार्बोनेट, और फिर आपने एक जनरल नेम दे दिया कि भाई ये है क्या, एक जनरल रीडर को समझने के लिए कि ये जो बेकिंग पाउडर होता है इसी को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब उसकी वजाहत कर दिया। अब ये जो आया लफ्ज बेकिंग पाउडर, ये अ फ्रेज इन एपोजिशन है, एपोजिटरी फ्रेज, उसकी वजाहत है कि ये है क्या, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी। अब ये जो चीज़ है ये मतलब ये इस्तेमाल हो रहा है अ नाउन
इन अपोजिशन, अ नाउन फ्रेज इन अपोजिशन, बाज़ औक़ात सिंपली एक नाउन होता है, ये अपोजिटरी अंदाज में, या पूरी एक नाउन फ्रेज हो सकती है अपोजिटरी अंदाज में, जो एक नाउन की वजाहत के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इसको भी सेपरेट कर दिया जाता है एक कॉमा के जरिए से, इससे पहले और बाद में आप कॉमा इस्तेमाल कर देंगे। तो आप ये देखें कि ये कॉमा का मुख्तलिफ इस्तेमाल। अच्छा, फिर आप ये देखें कॉमा का एक और इस्तेमाल कि टू सेपरेट द subordinate clause if it precedes the main clause. To separate the subordinate clause if it precedes the main clause. क्लॉजेस के अंदर मतलब दो सेंटेंसेस हैं, बाज़-औक़ात उनके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं, बाज़-औक़ात दो, मतलब एक मेन है, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज, वजाहती। अब वो जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसको हम कोई ना कोई कंजंक्शन जो है ना वो इस्तेमाल वहाँ पे अप्लाई कर रहे होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखो, आप सेंटेंस लिखते हो, आप लिखते हैं कि यू कैन return the item if it is unused. अब ये और if it is unused, ये है सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये एक कंडीशन लगाई जा रही है कि अगर ये इस्तेमाल शुदा नहीं है तो आप इसको रिटर्न कर सकते हो। अब जरा गौर करें, अब ये कंजंक्शन जो है ना वो दरमियान में आ गया, इफ दरमियान में। अब यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ये कंजंक्शन पहले ले आते हैं, आप ये कहते हैं इफ द आइटम इज अनयूज्ड, अब आप लगाएंगे कॉमा, अब आप लिखेंगे यू कैन गेट इट चेंज्ड। अगर ये अनयूज्ड है तो आप इसको तब्दील करवा सकते हो, यू कैन गेट इट चेंज्ड। अब यहाँ पर गौर करें, आपने जो सबॉर्डिनेट क्लॉज है वो पहले इस्तेमाल की है, इफ द आइटम इज अनयूज्ड, कंजंक्शन पहले आ गया है। दूसरे एक सिंपल अंदाज में यूँ समझ लें कि कंजंक्शन पहले आ गया, अब दरमियान में एक पॉज देना पड़ेगा। उस पॉज को शो करने के लिए यहाँ पे आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, यू कैन गेट इट चेंज्ड, आप इसको तब्दील करा सकते हैं, यू कैन गेट इट चेंज्ड। तो ये चीज़ अच्छी तरह से जो है ना वो आप ज़हन के अंदर रखेंगे, यू कैन गेट इट चेंज्ड। अच्छा, इसी तरह के कोई भी मतलब जो है ना क्लॉज, कोई भी क्लॉज आप ये मतलब हमने यहाँ पे इफ क्लॉज जो है ना वो इस्तेमाल कर ली, ज़्यादातर जो है ना वो हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि दो इट इज क्लाउडी येट आई विल लीव नाउ। अगरचे के बादल हैं लेकिन मैं फिर भी अभी जाना है, येट आई विल लीव नाउ। अच्छा, अब यहां जरा गौर करें, यहाँ दरमियान में येट ये कंजंक्शन लगा दिया हमने, हमें कॉमा की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर हम ये कंजंक्शन नहीं लगाते, हम लिखते हैं दो इट इज क्लाउडी, अब हम कॉमा लगाएंगे, आई विल लीव नाउ। अब यहां जब आपने कंजंक्शन नहीं लगाया, अब आप कॉमा इस्तेमाल करेंगे, आई विल लीव, कि मैं फिर भी जो है ना अभी जाऊंगा। तो ये इस सिचुएशन में जो है ना वो क्लॉजेस के दरमियान जो है ना कॉमा इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये चीज़ जो है ना वो अच्छी तरह से, ये जो कॉमा के इस्तेमाल आज हमने देखे कि किस किस सिचुएशन में ये कॉमा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, कम से कम ये इस्तेमाल आपके जहन के अंदर रहने चाहिए। और आप बुक 1 पढ़ें या आप बुक 2 के अंदर तो इस तरह का इस्तेमाल कम है, लेकिन बहरहाल डायलॉग्स अगरचे वहाँ पर कम है, लेकिन बहरहाल वहाँ पे मुख्तलिफ क्लॉजेस आ जाती हैं, उसको भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखें। आपका जो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसमें डायलॉग्स भी आए हैं और फिर और इस तरह से भी मतलब कॉमा का इस्तेमाल। तो इन चीज़ों को अच्छी तरह से आपने ज़हन के अंदर जो है ना वो रखा, कॉमा के ये सारे इस्तेमाल जो आज हमने देखे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे ये पंक्चुएशन के अगले टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।